ये एक बार देखना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है ना। क्या क्या करता है बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश। सबसे पहले ये क्या करता है, न्यूट्रिशन, ये आपको ऑलरेडी समझ है, इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बिकॉज ऑक्सीजन को बच्चे को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे से वापस ले आएगा। नेक्स्ट, बिकॉज बच्चा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया बनाएगा, ठीक है ना, वो माँ की बॉडी से ही क्या आएगा, बाहर आएगा, लेकिन माँ की बॉडी तक उसको पहुंचाएगा कौन, अगेन प्लेसेंटा। एंड इसके अलावा ये क्या करता है बेटा, स्टोरेज कर रहा है, किसका, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का बेटा। क्लियर है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक्ट्स एज अ अल्ट्रा फिल्टर बैरियर, रीजन क्या है, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बोला था ये किसी भी हार्मफुल चीज को माँ से बच्चे की बॉडी में आने नहीं देगा। ऑल्दो बच्चे की बॉडी से हार्मफुल चीजें निकल के माँ की बॉडी में जा सकती है, बट उल्टा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये हर चीज को क्या करता है बेटा, पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है ना, फिल्टर करके किसकी तरफ भेजता है, बच्चे की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी है जो बच्चे से निकल के किस में जाएंगी, माँ से निकल के किस में जाएंगी, बच्चे में जाएंगी। ऑल्दो उन चीजों को बच्चे में जाना नहीं चाहिए था, याद है ना। ऐसी चीजों को हम क्या बोल, जाते जाते मैंने बोला था टेराटोजेंस बोलते, याद आ रहा है। मैंने बोला था प्लेसेंटा एक दीवार है जो बच्चे के अंदर खाने को आने देगा, ऑक्सीजन को आने देगा, ठीक है ना, बच्चे से वेस्ट को बाहर निकालेगा, CO2 को बाहर निकालेगा। लेकिन अगर माँ ने कोई दवाई खाई, माँ की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंजाई का, ऐसे इन्फेक्शन कभी भी प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाते। अरे क्लियर है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अल्ट्रा फिल्टर बैरियर बोला बेटा, बिकॉज यहाँ पे बेटा हर चीज को आगे आने नहीं दिया जाता, कुछ स्पेशल चीजों को ही आने दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा अल्ट्रा फिल्टर बैरियर है, बट फिर भी कुछ चीजें प्लेसेंटा को क्या करती है, चकमा देके पार कर जाती है बेटा। और ऐसी पर्टिकुलर हार्मफुल चीजों को जो प्लेसेंटा को धोखा देके पार कर जाती है, तो प्लेसेंटा को, इनको हम क्या नाम देते हैं शिवाय, दे आर कॉल्ड एज जल्दी, दे आर कॉल्ड एज टेराटोजेंस बेटा। अरे क्लियर ना, तो कुछ टेराटोजेंस का एग्जाम्पल में याद रखना है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपने पढ़े होंगे बेटा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक जिसको हम नॉर्मल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज करते हैं, पैरास्टोमल के अंदर होता है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन जैसा टेट्रासाइक्लिन भी मार्केट में यूज होता है। लेकिन जब भी आप देखोगे घर में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, डॉक्टर उसको पहले ही वीक या पहले ही ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब पहले ही 3 महीने के बाद मना कर देता है पैरास्टोमॉल खाने से या किसी भी एंटीबायोटिक को खाने से। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज पैरास्टोमॉल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या टेट्रासाइक्लिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, दे कैन इजीली क्रॉस द, माँ के लिए अच्छे हैं, बिकॉज माँ की बॉडी के अंदर ये सारी दवाइयां माँ को क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। बट बच्चे के लिए अच्छी, बिकॉज बच्चे की डेवलपमेंट चल रही है, बच्चा भी बना नहीं रहे बेटा, तो ये वाले केमिकल्स बच्चे की बॉडी में जाके कहीं पे भी बच्चे की डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, समझे, या उसके जीन्स को क्या करा सकते हैं, म्यूटेट करा सकते हैं। वन ऑफ द केमिकल जो बहुत खतरनाक होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, वो कौन है बेटा शिवाय, टेट्रासाइक्लिन है बेटा। ये समझ आया। और टेट्रासाइक्लिन कुछ नहीं है बेटा, ये शॉर्ट में क्या है शिवाय, इट इज अ, जल्दी जल्दी शिवाय, इट इज अ एंटीबायोटिक बेटा। अरे याद रहेगा, समझ आया ना। नेक्स्ट बेटा थाइलिडोअमाइड बेटा, जैसे टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, थाइलिडोअमाइड भी क्या है बेटा, जल्दी जल्दी शिवाश, एंटीबायोटिक है जो किसको क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, समझ आया ना। इसके अलावा बेटा रूबीला वायरस, ठीक है ना, ये भी किसको क्रॉस करता है, और एड्स वायरस बेटा, ठीक है ना, एड्स वायरस भी किसको क्रॉस करता है, अरे जल्दी बोलो शिवाश, किसको क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, समझ आया ना। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स है, टेराटोजेंस की एग्जांपल्स है। क्लियर है। अब इसके अलावा हमारा प्लेसेंटा क्या करता है बेटा, इट एक्ट्स एज अ, कैसे, बिकॉज इट रिलीजेस एस्ट्रोजन बेटा, समझ आया ना, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन इट रिलीजेस। और आपको बोलने की जरूरत नहीं है बेटा क्यों एस्ट्रोजन रिलीज किया जा रहा है, क्यों प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया जा रहा है। आंसर, जब टू मेंटेन एंड टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर रिमेनिंग मंथ्स बेटा, जो कितने मंथ्स है, 9 मंथ्स है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। ऑल्दो ये चीजें ऑलरेडी निकली है बेटा, कहां से निकली है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकली है, ये तो याद है ना सबको बेटा। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा था, LH, अब कौन करेगा, HCG बेटा, ये क्लियर है। बट उसके अलावा बेटा अब ये हार्मोन कहां से निकलना शुरू हो जाते हैं, प्लेसेंटा से भी। और ओवरऑल सारे एस्ट्रोजेंस ऑफ प्लेसेंटा एंड प्रोजेस्टेरोन्स ऑफ प्लेसेंटा, सारे एस्ट्रोजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम मिलके क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की देखरेख करते हैं बेटा। नहीं समझ आ रहा, किस समझ आ रहा है, क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या आता है शबाश, ये मैं बाद में अलग से बताऊंगा। अब इसके बाद क्या आता है, ह्यूमन कोरियोनिक आल्सो कॉल्ड एज, अब एक स्टोरी में दोबारा बता दी, सुनना ध्यान से। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऊजेनेसिस पढ़ाया,
जिसको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस का नाम दिया, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, फॉलिकुलर फेज जिसको हमने बोला था, ठीक है। मैंने वहां पे आपको क्लियरली बोला प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या बनती है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और फिर मैच्योर टर्शियरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये सबको क्लियर है ना। और ये सब कुछ बनाने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्लैंड्स में से कौन सा ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आया था, एफएसएच आया था। एंड सबको याद है ना बेटा, एलएच को साइड में रख देते थोड़ी के लिए, हम एफएसएच पे बात करें। एफएसएच ही वो हार्मोन था जिसका काम क्या था बेटा, फॉलिकुलोजेनेसिस कराना, फॉलिकुलर फेज कराना। और कैसे कराता था वो फॉलिकुलर फेज, इट हेल्प्ड इन द कन्वर्जन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू, वेरी गुड, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल टू एंड टर्शियरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ट्री। ये सबको याद है ना बेटा। लेकिन जब ये कन्वर्जन चल रहे थे, इन कन्वर्जन के दौरान बेटा एक पर्टिकुलर हार्मोन बाहर आया था जिसका नाम था एस्ट्रोजन। कौन सा एस्ट्रोजन, फॉलिकुलर एस्ट्रोजन बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन फाइनली जब 14th डे आया या एंड ऑफ 13th डे आया बेटा, तो एक हार्मोन की एंट्री सिस्टम में हुई, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते थे, जल्दी जल्दी, एलएच हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूटेनाइजिंग। ये सबको पता है ना बेटा, ठीक है ना। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने 14th डे को क्या किया, जल्दी जल्दी शाबाश, क्या किया बेटा, उसने एवोल्यूशन कराई। कैसे करवाई, बाय रप्चरिंग ऑफ, शाबाश, टर्शियरी फॉलिकल। जिस टर्शियरी फॉलिकल को क्या बोला गया, ये सबको समझ आया ना बेटा। जैसे रप्चरिंग हुआ, सुनना ध्यान से, जैसे रप्चरिंग हुआ, सेकेंडरी उस साइड बाहर चला गया, पीछे जो बच्चा कुचा या रिमेनिंग पार्ट रह गया बेटा, उस बच्चे कुचे रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था कॉर्पस ल्यूटेम इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये येलो कलर का होता है। एनसीईआरटी ने भी इसको येलो कलर जानबूझ करके दिखाया। येलो कलर के पीछे रीजन क्या है बेटा, बिकॉज इसमें एक पिगमेंट जमा होने लगता है, जिस पिगमेंट को ल्यूटीन बोलते हैं, LUTEIN, क्या बोलते हैं। और ल्यूटीन एक लैटिन वर्ड है बेटा, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या बोलोगे, येलो बोलोगे। ये समझ आया, तो छोड़ देता हूं इसको। तो कॉर्पस ल्यूटेम बना, और कॉर्पस ल्यूटेम बनने के बाद बेटा, सुनो प्लीज ध्यान से, कॉर्पस ल्यूटेम बनने के बाद अब कौन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटेम बनने के बाद आपको एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन एंड एलएच की आपस में बनती नहीं है बेटे, सुनना प्लीज ध्यान से, एस्ट्रोजन एंड एलएच की आपस में बनती नहीं है बेटा। क्यों नहीं बनते, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज मैं क्लास में बाद में कॉल करता हूं, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटेम ने रिलीज किया शाबाश किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच की आपस में बनती नहीं है बेटा। रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटेम बढ़ेगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटेम से किसका सिक्रीशन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ेगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटे, उल्टा एलएच की लेवल्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करवाता है, कम करवाता है। ये समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, ये क्लियर है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। बिकॉज एलएच ने ही किसको बनवाया था, प्रोजेस्टेरॉन को बनवाया था, तो प्रोजेस्टेरॉन को एलएच को क्या बोलना चाहिए था, थैंक यू। बट उल्टा प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, एलएच की लेवल्स को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यहां पे ऐसा लग रहा है बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही किसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रही है, जल्दी जल्दी शाबाश, एलएच की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रही है। बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, एलएच ज्यादा होगा, और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एलएच क्या होगा, ये समझ आया। तो प्रोजेस्टेरॉन ने यहां पे एलएच को कम करा के, सुनना ध्यान से, प्रोजेस्टेरॉन ने यहां पे एलएच को कम करा के अच्छा किया कि बुरा किया, जल्दी जल्दी शिवाय, मैं समझना चाहता हूं बेटा आपको कितना समझ आया अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ। प्रोजेस्टेरॉन ने यहां पे एलएच को कम करके अच्छा किया कि बुरा किया, बुरा किया। बिकॉज अभी हमको यही लग रहा है ना कि बुरा किया, बिकॉज पूरी पिक्चर मैंने भी बताई नहीं, तो पिक्चर का आधा पार्ट आपने देखा, आपको लग रहा है विलन यहां पे कौन है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन है। अरे समझ रहे हो ना। लेकिन कभी कभी लाइफ में बेटा कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए बेटा आपको छोटी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है बेटा, समझ रहा हो। वो सेक्रीफाइस कैसे है वो जरा ध्यान से सुनो। जब एलएच की लेवल कम होगी बेटा, अभी तक हमको लग रहा था कि एलएच की वजह से ही, ठीक है ना, एलएच की वजह से ही कौन मेंटेन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटेम, जो सच है बेटा, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन होगा तो कौन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जो अगेन सच है बेटा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो कौन कम होगा बेटा, एलएच कम, समझ आया ना। लेकिन ये जो कहानी यहाँ पे चल रही है ना, एलएच की, कॉर्पस ल्यूटेम की एंड प्रोजेस्टेरॉन की बेटा, ठीक है ना, इसमें मेन पार्ट जो प्ले करने वाला है, मेन हीरो की जो एंट्री है ना बेटा, वो है इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा। क्या है, सुनना ध्यान से, इवेंट ऑफ, बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन हुई, ये सुनना ध्यान से, अगर फर्टिलाइजेशन हुई बेटा तो कॉर्पस ल्यूटेम तो जिंदा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। कॉर्पस ल्यूटेम कभी भी कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनेगा बेटा। और अगर अब कॉर्पस ल्यूटेम जिंदा रहा बेटा, अब हम एलएच को यहां पे एंट्री नहीं दे सकते, बिकॉज आप एलएच के काम को मिमिक करने वाला बंदा
LH के काम को संभालने वाला बंदा कौन आएगा बेटा, HCG आएगा। अरे समझ लो क्या बता रहा हूं मैं, ये क्लियर हो रहा है? तो मतलब जो हम यहाँ पे नेगेटिवली या विलन के तरीके से किसको देख रहे हैं, LH के कम होने को बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, वो एक्चुअल में लॉन्गर गुड के लिए बेटा एक गलत बात नहीं है, बिकॉज लॉन्गर गुड में LH का काम कौन संभालेगा, HCG संभाल। और HCG बनेगा कब, जब फर्टिलाइज, यानी यहाँ पे एक्चुअल में हीरो जो है, एक्चुअल में सारा काम जो है बेटा वो किस पे निर्भर है, वो फर्टिलाइजेशन पे निर्भर है। फर्टिलाइजेशन है तो मतलब LH का कम होना जायज है बेटा, समझ रहे ना। प्रोजेस्टेरॉन का LH को नेगेटिव फीडबैक देना जायज है बेटा, बिकॉज वो इसलिए जायज है बिकॉज तब जाके क्या बनेगा, HCG बनेगा बेटा। अरे नहीं समझ रहे हो ना, इमेजिन करो LH कम ही नहीं हुआ तो HCG का कोई काम है क्या, तो LH को थोड़े दिनों के लिए कम करना जरूरी है। नहीं समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं, थोड़े दिनों के लिए कम करना जरूरी इसलिए है बेटा बिकॉज हम चाहते हैं कि अब क्या हो जाए, जल्दी जल्दी शाबाश फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाए, इंप्लांटेशन हो जाए। और एक बार इंप्लांटेशन हो गई भाई, अब हमारी लाइफ में LH का कोई इंपॉर्टेंस, अब हमको क्या चाहिए बेटा, LH से बेटर हार्मोन चाहिए, लॉन्गर हार्मोन चाहिए जो पूरे 9 महीने साथ देगा। वो कौन है बेटा, वो HCG है बेटा। अरे समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। और वो HCG आपको कौन देता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा बेटा। नहीं समझ आया, तो मतलब HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो निकलता है आफ्टर इंप्लांटेशन और बिफोर इंप्लांटेशन। आफ्टर इंप्लांटेशन जब क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। और क्यों बनाया जाता है इस हार्मोन को, बिकॉज ये हार्मोन अब किसको संभालेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। जिस कॉर्पस ल्यूटियम ने अपने हाथों से किसको कम करवाया था, LH को। और क्यों कम करवाया था, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम के पास आइडिया था कि भाई अगर मैं फर्टिलाइज हो गया, अगर मेरे बंदे आसपास के सब सही रह गए, इंप्लांटेशन हो गया, तो मैं अब खुद अपने हाथ से क्या बनाऊंगा, शाबाश, लुटिनाइजिंग हार्मोन का एक कॉपी बनाऊंगा, जिस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, HCG बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये HCG कुछ दिनों का काम नहीं है बेटा, LH तो कुछ दिनों का काम है। LH एक दिन रहता अगले दिन नहीं रहता, बट HCG अब पूरे 9 महीने रहेगा बेटा। ये क्लियर हुई बात। तो ये सारी कहानी इसकी होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। दिस मच इज डन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन आल्सो कॉल्ड एज मिमिक्स। क्यों मिमिक करता है, बिकॉज अब ये मेंटेन किसको करेगा, शाबाश, कॉर्पस। ये एक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट सुनिए ध्यान से। अब मान लो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, इंप्लांटेशन भी हो गया, मिमिकिंग ऑफ LH बाय HCG, ठीक है ना, फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम भी हो गया। तो एंडोमेट्रियम तो खुश है ना बेटा, बिकॉज अब एंडोमेट्रियम को किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, बिकॉज जो उसको संभाल रहे हैं लोग बेटा वो सब प्रेजेंट है। क्लियर है। तो अब ऑटोमेटिकली बच्चे की क्या चलेगी, डेवलपमेंट चलेगी बेटा। जिस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं बेटा। कितने महीने की चलेगी, ना, जो मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा बेटा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे की क्या होगी बेटा, बर्थ होगी या जन्म होगा। अरे होगा कि नहीं भाई, जब जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो जन्म आते ही या जन्म लेते ही बच्चा क्या ढूंढेगा बेटा, कपड़े ढूंढेगा, गाड़ी ढूंढेगा, मकान ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, ऑफ कोर्स बेटा। अरे समझ रहे हो ना, बिकॉज पहली बार अब बच्चा जब चिल्लाएगा तो उसको अब क्या चाहिए, फूड चाहिए बेटा, उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। अब हम उसको सीधे चावल तो नहीं खिला सकते, सीधे रोटी या कोई और चीज तो नहीं खिला सकते ना। अब माँ इसको क्या खिलाएगी बेटा, या माँ इसको क्या फीड करेगी, मिल्क फीड करेगी। बात समझ रहे हो ना। लेकिन क्या मिल्क का फॉर्मेशन या मिल्क का प्रोडक्शन इसी समय होना चाहिए कि जब बच्चा बाहर आ गया, नहीं, मिल्क प्रोडक्शन की तैयारी हमें पहले से ही करनी है बेटा। नहीं समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं। और वो पहले से कैसे होती है, बिकॉज एक बार इंप्लांटेशन हो गया, इंप्लांटेशन के समय जब HCG निकलता है तो सेम समय बेटा आसपास के टाइम में कौन निकलना शुरू हो जाता है, HPL निकलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना। HPL का पूरा नाम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। समझ आया, ये क्लियर हो गया ना बेटा। अब ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है, ये फीमेल की बॉडीज के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है, मैच्योरेशन कराता है। एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लब्यूल्स हमने पढ़े थे, याद है ना, जो एल्विलाइज हमने पढ़े थे, जिन एल्विलाइज के अंदर कौन सी सेल्स थी बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। ये उन सेल्स के नंबर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा और उनको तैयार करेगा फॉर रिलीज ऑफ ऑल। ये मिल्क रिलीज नहीं करवाए, मिल्क रिलीज कराने वाले कोई और बंदा है, लेकिन उसकी शुरुआत कौन करता है, HPL करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन करता है। समझ आया ना। बिकॉज जब बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होगा तो जब वो पहली बार दूध ढूंढेगा मदर का बेटा, तो मदर की बॉडी के अंदर उस समय मिल्क का प्रोडक्शन
होना चाहिए बेटा, समझ आया ना। अब प्रोडक्शन के बाद रिलीज की कहानी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑक्सीटोसिन करेगा और पर्टिकुलर प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, प्रोलैक्टिन करेगा, वो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, क्लियर है ना। तो इस हार्मोन की कहानी क्या है सुभाष, ह्यूमन प्लेसेंटल HPL इसका नया नाम है बेटा, ठीक है ना। पुराने नाम में इसको बोला जाता था ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिक हार्मोन बेटा, याद रहेगा। फिर से एक बार पढ़ो सुभाष, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिक हार्मोन या मेमोट्रोपिन, क्लियर है। क्या करता है सुभाष, ग्रोथ ऑफ, समझ आया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर, सुनना ध्यान से, फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन के बाद कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आंसर क्या आएगा, समझ आया ना, रिलैक्सिन, HCG एंड HPL बेटा, क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज इसका थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं पार्ट्रेशन की कहानी सुनाऊंगा। क्लियर हुआ, दिस मच इज डन। आगे बढ़े फिर, चलिए अब आते हैं हम किस पे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबीज पे बेटा, सुनिए प्लीज ध्यान से, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी बोला कि एक फीमेल जो है वो एक, नजर रखो ध्यान से बेटा, एक फीमेल जो है वो एक जायगोट को, ठीक है ना, जायगोट को कन्वर्ट करती है इसमें, पढ़ा है नहीं बेटा, और ब्लास्टुला को कन्वर्ट करती है ना बच्चा, और गेस्टुला को कन्वर्ट करती है, जल्दी जल्दी शाबाश, है ना बच्चा, और एम्ब्रियो को कन्वर्ट करती है, वेरी गुड बेटा, फीटस, याद है कि नहीं है शाबाश। और फीटस आगे जाके बेटा डेवलप होता है और क्या बनता है शाबाश, एक ऑफस्प्रिंग या एक बेबी बनता है बेटा, अरे क्लियर है ना। तो ये जो स्टोरी अब यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये पूरी सीक्वेंस की जो स्टोरी देख रहे हो ना, ये सारी स्टोरी चल कहाँ रही है शाबाश, मदर की बॉडी के अंदर, जल्दी जल्दी शाबाश, यूट्रस में चल रही है बेटा, अरे चल समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ, ये सारी कहानी चल रही कहाँ पे, मदर की बॉडी में, मदर की बॉडी में कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में एंड यूट्रस में, चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस पूरी कहानी को सुनना प्लीज ध्यान से, इस पूरी कहानी को मदर की बॉडी जो है बेटा वो कंप्लीट करेगी टोटल 9 मंथ्स में बेटा, कितने मंथ्स में, जल्दी जल्दी शाबाश, यानी एक जायगोट, एक बच्चा बनता है मैमलियन फीमेल्स के अंदर बेटा, कितने महीने में, 9 महीने में, समझ आया। अब अगर मैं आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझाना चाहता हूं, ये पूरी फिल्म जो है बेटा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं, तो मैं इस पूरी फिल्म की कहानी को 3 हिस्सों में बांटूंगा बेटा, कितने हिस्सों में, तो अगर 9 के बराबर 3 हिस्से किए जाए तो एक हिस्से में कितना आएगा, 3 मंथ्स, है ना, इधर भी 3 मंथ्स, इधर भी 3 मंथ्स होगा ना। ये जो पहले 3 मंथ्स होते हैं ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेटा, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, समझ आया, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट 3 महीने बेटा, ठीक है ना, ये होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये जो लास्ट वाले ये होगा थर्ड, जल्दी जल्दी, ट्राइमेस्टर, अरे समझ आया। तो एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का बनता है, और ओवरऑल 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड कितने ट्राइमेस्टर का होगा, 3 ट्राइमेस्टर का होगा बेटा, समझ आया ना। तो एक ट्राइमेस्टर में मंथ 1 आएगा, मंथ 2 आएगा, मंथ 3 आएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एंड थर्ड में 7 आएगा, 8 आएगा, और तो इसी पूरी कहानी ऑफ ट्राइमेस्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, गेस्टेशन पीरियड नाम देते हैं, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी नाम देते हैं, समझ आया, ये क्लियर हो गया पक्का। अब इन महीनों में क्या होता है, ऑल्दो ये स्टोरी बहुत अच्छी है बेटा, पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता था, बट एनसीईआरटी ने इसको बहुत कंपाइल कर दिया, कुछ कुछ चीजें लिखी है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, बस आप वही कुछ चीजें याद रखो जो एनसीईआरटी ने लिखी है, आगे पीछे आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप ऊपर वाला पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ड्यूरेशन बिटवीन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, समझ आया बच्चा। नेक्स्ट बेटा, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, 38 वीक्स का होता है, या 266 to 280 डेज का होता है फ्रॉम द लास्ट। तो आप वीक भी याद रखना है, डे भी याद रखना, और मंथ भी याद है। इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे मंथ ही आएगा, थोड़ा सा टफ पूछा जाएगा तो वीक या डे का पूछा जाएगा, समझ आया ना बच्चा, ये आप याद रखें ऐसे। नेक्स्ट, डिवाइडेड इनटू शाबाश 3 ट्राइमेस्टर, तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कितने महीने होंगे,
जितना मैं यहाँ पे बोलूंगा ना बस उतना ही याद रखना। आप गूगल पे जाओगे तो आपको हजारों चीजें मिलेगी हर एक ट्राइमेस्टर के एक मंथ की बेटा, बट आपको उतना डीप यहाँ पे जाने की जरूरत, बस एक एक लाइन जो एनसीईआरटी ने लिखी है। क्लियर है? जैसे अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे यूनिक इवेंट होता है, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, जो माँ बाप की लाइफ में या पूरी फैमिली में खुशियों की लहर दौड़ाता है बेटा, वो क्या होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चे की, समझ आया ना बच्चा, तो हार्ट बीट का सुनना या हार्ट का बनना, और फिर स्टेथोस्कोप लगा के जब डॉक्टर एक माँ को ये हार्ट बीट सुनाता है, एक बाप को या उसकी फैमिली को सुनाता है, तो वो एक सबसे बड़ा इवेंट होता है किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो बस इतना याद रख लो बेटा, एग्जाम में नीट में क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट महीने के अंदर क्या हुआ? लिसनिंग टू हार्ट साउंड थ्रू, बस इतना याद रखना है। समझ आया ना? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते बेटा, अब क्या आया शाबाश? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सेकंड मंथ है। अब इसमें क्या हुआ? फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब पहली बार, पहले बच्चा एक मांस का टुकड़ा जैसा दिख रहा था, अब पहली बार बेटा उसके अंदर डिजिट्स बनने लगे। डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा? उंगलियां बनने लगे, मतलब उंगलियों के, एक्चुअल में पूरी उंगली नहीं बनती है, उंगलियों के डॉट्स बनते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चा ऐसे चिपटा हुआ है ना, मैंने एक पिक्चर देखा, ऐसे होता है चिपटा हुआ, तो अब उसकी बॉडी के ऊपर और नीचे बेटा क्या निकलने? छोटे छोटे डॉट्स निकलने लगते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिजिट्स बोलते हैं। समझ आया ना? हाथों के भी और पैरों के भी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। समझ आया बच्चा? नेक्स्ट बेटा, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट महीने, लास्ट महीना मतलब थर्ड मंथ बेटा, यहां क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब थर्ड 3 मंथ्स बेटा, ठीक है ना? दैट इज फर्स्ट मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्मड, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके हैं। यहाँ पे मेजरली इसने किन की बात करी है? लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी अब हमको डिफरेंशिएट होगा कौन मेल है और कौन फीमेल है बेटा। समझ आया ना? बेटा अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया बना है तो इंटरनल जेनिटलिया ऑटोमेटिकली बना होगा बेटा। क्लियर हो गया? तो क्या याद रखा आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? जल्दी जल्दी, पहले महीने में वेरी गुड, दूसरे महीने में डिजिट्स बेटा, तीसरे महीने में सब कुछ बन चुका है, मेजरली आप याद रखिए लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। पहले सेकंड महीने में खाली डिजिट बने थे, लिम्ब विम्ब, फिर थर्ड महीने में लिम्ब भी बना और डिजिट भी बना बेटा। अरे समझ आया ना? याद रहेगा? एक बार फिर से रिपीट करो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी क्या है बेटा? जल्दी जल्दी, हार्ट बन चुका है, हार्ट साउंड सुनने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, लिम्स बनी है, सेकंड में लिम्स बनी है नहीं, बट वेरी गुड, एंड थर्ड में सारे ऑर्गन सिस्टम बने, लिम्स भी बनी है और उनकी डिजिट्स भी बनी है। समझ आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा, सेकंड ट्राइमेस्टर, जल्दी जल्दी शाबाश। ये बड़ा ये अगेन एक जबरदस्त इवेंट होता है माँ एंड फादर की लाइफ में बेटा, ठीक है ना? बिकॉज हार्ट साउंड तो हमने सुन लिया, बट बच्चा प्रॉपर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा जिंदा है कि नहीं है बेटा, तो वो जिंदा होने का सबूत बेटा बच्चा कब देता है? 3 महीने बाद देता है। जब कौन सी एंट्री होती है? 4th महीने की एंट्री होती है, या सेकंड ट्राइमेस्टर की एंट्री, बिकॉज अब बच्चा लात मारना शुरू करेगा। सुना है ना आपने, बच्चे ने लात मारी, या वो मूवी एक आया था मेरे को भी याद है, या बच्चा घूमता है माँ की बॉडी के अंदर, ठीक है? तो ये मूवमेंट कब देखने को मिलती है? तो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। ये क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट अगेन है बेटा, ठीक है ना? तो ये पढ़ लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, ठीक है ना, कब होती है? सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5वें महीने, बिकॉज सेकंड ट्राइमेस्टर में टोटल कितने महीने आएंगे? 6, तो 5वें महीने में क्या हुआ? हेयर वेयर बन गए, और 5वें से पहले वाला जो 4th मंथ था बेटा, वहां बच्चा पहली बार क्या कर रहा है बेटा? ये क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट बेटा, बाय द एंड ऑफ, दैट मींस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर बेटा, जिसको हम लिन्यूगो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आपको शायद इसका थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा, बट अगर आपकी मतलब फैमिली में कभी कोई छोटा बेबी पैदा हुआ, अगर आप उसको शुरुआत वाले दिनों में पकड़ोगे ना, मतलब हाथ पाथ में, उसके माथे पे इधर से बाल होते हैं, देखे ना, इधर से भी बाल होते हैं, तो वो बाल ग्रो करना कब शुरू कर गया? जल्दी जल्दी शायद, वो कब करना शुरू? सेकंड ट्राइमेस्टर में बेटा। समझ आया ना? वो जो छोटे छोटे बाल है वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में खत्म हो जाते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं, तो उन बालों को हम क्या बोलते हैं? लेन्यूगो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समझ आया? तो लेन्यूगो क्या है बेटा? शाबाश, दे आर फाइन हेयर्स विच ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ, शाबाश, फीटस बेटा, ड्यूरिंग डैश सेकंड ट्राइमेस्टर बेटा ऑफ डेवलपमेंट। समझ आया?
क्लियर हो गया ना बच्चा? तो ये हर बच्चे के होते हैं, बट बाद में क्या हो जाते हैं, खत्म। अब आप बोलोगे सर हर बच्चे के क्यों होते हैं? बिकॉज मैं आपको मैमल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैमल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी। तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे बढ़े, जल्द यहां तक समझ आया? नेक्स्ट बेटा आईलिड्स। आईलिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बनी थी बेटा, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखी है, मैंने भी उसको मेंशन नहीं किया, बट इतना याद है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आईलिड्स बनती है। बट आईलिड्स बेटा ऐसे बंद होती है, मतलब आंख तो आंख ये दिख रहे ना पल के, ये पहले बनी है बट ये खुली नहीं है बेटा। लेकिन जब सब सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा ना, बच्चा पहली बार क्या करेगा? अपनी आंखें खोलेगा बेटा। अगर आप इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना? आंखें खोलने का मतलब क्या हुआ? उसकी आईलिड्स पहली बार क्या हो जाएगी? सेपरेट। और आईलिड्स के ऊपर क्या आएंगे? छोटे छोटे से बाल आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? आई लैशेस बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अभी तक बच्चे की आंखें क्या थी? एकदम बंद थी, और बच्चे ने पहली बार क्या किया बेटा? शाबाश, अपनी आईज को ओपन कर दिया बाय सेपरेटिंग द आईलिड्स। समझ आया? नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई लैशेस फॉर्म, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया? इसका कोई मसला नहीं है। नब आया शाबाश थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कौन सा महीना? 7वां में। कभी एटलीस्ट अपने गांव में या शहर में आपने सुना होगा बच्चा 7 महीने का ही पैदा हुआ, सुना होगा। 8 महीने का पैदा हुआ, चाहे बच्चा 7 का पैदा हो या 8 का पैदा हो, उसमें सारी चीजें बनी होती कि नहीं बनी होती? बनी होती है बेटा। 7 महीने के में सब चीजें बनी होती है, 8 में भी सब चीजें बनी होती है। बट डिफरेंस क्या, अगर 7 का हो गया तो वो थोड़ा प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होगा, बट ग्रोथ सारी चीजों की हो चुकी है बेटा। नहीं समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं? यानी थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा ट्राइमेस्टर है जहां अब ऑर्गन का फर्दर ग्रोथ नहीं होगा बेटा, अब उन ऑर्गन्स की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी बेटा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता? यानी यहाँ पे जो आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है ना, वो सब कुछ बन चुका है ऑलरेडी, पर अब वो चीजें और बेटर होंगी और स्ट्रांग होंगी बेटा। समझ आया ना? तो वो सब किस में होता है शाबाश? थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। क्लियर है? तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में क्या है? फ्यूटस फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर बर्थ। इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। समझ आया? आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी चैनल पे ऑलरेडी इसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट लेकिन आपके एग्जाम में नहीं है बेटा। ये क्लियर है? तो मेन चीजें क्या याद रखिए एक बार जरा वो बता दो फटाफट से। एनसीईआरटी बेस, टोटल कितने महीने? 9 महीने। टोटल कितने ट्राइमेस्टर? 3। और एक ट्राइमेस्टर में कितने महीने? 3 महीने बेटा। समझ? पहले महीने में क्या हुआ? हार्ट बीट हुई। दूसरे महीने में समझ, तीसरे महीने में समझ आया? फिर आया सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ बेटा? मूवमेंट हो गया, जो बड़ा इवेंट है। तो बेटा किस महीने में? 4th महीने में। 5वें में क्या हुआ? हेयर्स आ गए, जिन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं? जिन्होंने पूरी बॉडी को क्या कर दिया? कवर कर दिया। और क्या हुआ? भाई आईलिड सेपरेट हो गए, और आईलिड्स के ऊपर अब सेपरेट होने के बाद क्या है? लैशेस। एंड फाइनली बेटा कौन सा आया? थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ? फीटस पूरा डेवलप हो गया, और अब वो बच्चा जन्म के लिए क्या है बेटा? रेडी है। क्लियर हो गया? तो ये एनसीईआरटी इसको फटाफट से पढ़ते हैं। What are the major features of embryonic development at various months of the human pregnancy lasts? ये आप इसका आंसर आप घर से करके आना बेटा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स? तो इसका आप कल आंसर करके लाना, कल लाना, ठीक है ना? मेरे को पता, बट कल ले आना बेटा एक बार, ठीक है? नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायोज हर्ट इज फॉर्म्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है? नेक्स्ट, द फर्स्ट, यहाँ पे और एक चीज आप समझ सकते हो बेटा। देखो अगर आप मतलब कुरान तो लगभग सभी पढ़ा होगा, वाज तो ऐसी बोझ नहीं। कुरान में कभी भी बेटा किसी भी वाज या मौलवी के मुंह से आपने दिमाग का जिक्र नहीं सुना होगा। वहां हमेशा किसका जिक्र आता है? दिल का जिक्र आता है, कि मतलब दिल को साफ करो, दिल को कुशादा करो, दिल बड़ा रखो, समझ लो ना? या यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने सुना होगा एक ऑपरेशन किया गया था बचपन में, जहां दिमाग साफ नहीं किया गया था, जहां क्या साफ किया? दिल साफ किया था। यानी रिलीजन के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर दिमाग का कोई वैल्यू, सारा वैल्यू किसका है बेटा? तो मतलब दिल में कुछ तो ऐसा है ना बेटा, दिल है, समझ लो ना? तो बॉडी में भी सबसे पहले क्या आता है? और ये क्यों दिल का इतना इंपॉर्टेंस है? बिकॉज ये माना जाता है कि जब बच्चे के अंदर रूह डाली जाती है ना, सोल डाला जाता है, तो सोल की जगह कहां पे बेटा? वो दिल में ही है। नहीं समझा मैंने क्या बोला? सोल आपके दिमाग में, रूह समझते हो? रूह, आत्मा नहीं बोलूंगा मैं, रूह ही बोलूंगा, ठीक है ना? तो रूह को डाला कहां जाता है? तो अगर आपकी रूह साफ है तो मतलब आपका, अगर आपका रूह साफ नहीं है तो मतलब आपका दिल साफ, समझ रहे ना? ये क्लियर है? ये भी आपने सुना होगा, खुदाइशस दिलस पर नजर रखना। ये कभी ने दिमाग पे नहीं बोला जाता बेटा, दिल पे नजर है, बिकॉज दिल के अंदर ही सारा, अब कभी मैं इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा कि दिल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है बेटा स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज साइंस ने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है, कुछ चीजें कभी बता देंगे इंशाल्लाह। ये समझ लो ना? तो अल्लाह ने बॉडी के अंदर सब बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन बनाने से पहले सबसे पहला ऑर्गन कौन बनाया बेटा?
दिल ही बनाया, तो एक बार दिल बन गया तो मतलब दिल बन गया, समझ आया ना, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटेड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, समझ आया ना बच्चा। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। आगे बाय द, अच्छा, बाय द एंड्स ऑफ 12 वीक्स, ये आपने पढ़ी लिया है यार, सारी चीजें वही लिखी है बाय द, हाँ ये सब कुछ वही लिखा है यार, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े। इसलिए बोलते एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान, ठीक है ना, मतलब दिल में ही क्या है बेटा, जान में ही क्या है बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसको कुर्बान कर दे तो किसी पे तो मतलब मजा ही मजा, ठीक है ना, समझ आया। अब हम पढ़ते हैं इस ग्राफ के द्वारा, एनसीईआरटी में बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा है, मैंने शॉर्टकट को इसको फ्लो चार्ट में चिपका दिया, ठीक है ना। ये पैराग्राफ आपको शो कर रहा है प्रोसेस ऑफ बर्थिंग या शॉर्ट में प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन, यानी बच्चा पैदा होता कैसे है बेटा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर इसको मैं एनसीईआरटी पे कोरिलेट करता हूं, ठीक है, नजर रखिए ध्यान से। होता क्या है, जैसे गेस्टेशन पीरियड एंड की तरफ आएगा, तो गेस्टेशन पीरियड का एंड क्या है, 9 मंथ, ये सुनना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड एंड की तरफ आता है, आपको ऑलरेडी पता है कि गेस्टेशन पीरियड का एंड है बेटा क्या, शाबाश, 9th मंथ बेटा। पहले मैं 9th मंथ के अकॉर्डिंग बता दूंगा, फिर बता दूंगा ये भी कि कुछ बच्चे 7 पे ही पैदा क्यों हुए, 8 पे क्यों पैदा हुए, वो बाद में हम देखें। तो अभी मैं 9th मंथ को लेके चलता हूं, ठीक है ना। तो 9th मंथ के नजदीक आते आते, ये सुनो प्लीज ध्यान से, 9th मंथ के नजदीक आते आते क्या हो जाता है बेटा, ये जो फीटस है ना, ये सुनिए प्लीज ध्यान से, ये जो फीटस है बेटा, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम CRH बोलते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुना ध्यान से। 9th मंथ के आते आते, मतलब 9th मंथ के दिन जब नजदीक आएंगे, तो फीटस अपनी बॉडी से एक हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर जाता है, जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, CRH। CRH का पूरा नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा। याद आया बेटा, पढ़ा चुका, वेरी गुड, ठीक है ना, गुड। अब होता क्या है, जैसे CRH रिलीज होता है, सुना प्लीज ध्यान से, जैसे CRH रिलीज होता है, तो ये CRH क्या करता है बेटा, ये इस फीमेल की बॉडी में जिसके अंदर ये बच्चा भी पैदा हो रहा है बेटा, ये प्लेसेंटा के पास जाता है। किसके पास जाता है, और ये प्लेसेंटा को स्लोली स्लोली, प्लेसेंटा को स्लोली स्लोली बेटा क्या करना शुरू करता है, जल्दी जल्दी से क्या करना शुरू करता है। अब प्लेसेंटा को वीकन करने से मेरा मतलब क्या है बेटा, मेरा मतलब उसका ये है कि ये मदर का डेसिडुआ बैसिलिस था, याद है ना बेटा, और ये था कोरियोनिक विलाई, जो किसमें घुसे हुए थे, मदर के डेसिडुआ बैसिलिस, याद है कि नहीं है। और अभी तक 9 महीने ऐसे चिपके हुए थे एक दूसरे के साथ, समझ आया। लेकिन अब इनके बीच में जैसे जैसे बर्थिंग का प्रोसेस नजदीक आया, कौन आया, CRH, और CRH ने इनको बेटा बेवकूफ बनाया, बोला भाई अब आप थोड़ा सा 9 महीने चिपके रहे हो, अब थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और जैसे प्लेसेंटा की ये दोनों लेयर्स रिलैक्स करना शुरू करती है ना, वजन किसकी तरफ है, वजन डेसिडुआ की तरफ है कि प्लेसेंटा की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली बेटा प्लेसेंटा खिसकना शुरू करता है। मतलब ऐसे अगर मैं बोलूं तो ये समझ रहे हो ना, मतलब शॉर्ट में प्लेसेंटा लूज होना शुरू हो जाएगा बेटा। नहीं समझ आई बात, तो ये लूजनिंग कराता कौन है बेटा, CRH कराता, ये समझ आया। अब इस CRH का इंपॉर्टेंस और एक है बेटा, वो मैं आपको बाद में बताऊं, पहले आप इतना याद रखिए, दिस मच इज डन। अब जैसे प्लेसेंटा वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, वीकनिंग ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है बेटा, तो वीक प्लेसेंटा के होते ही आपको मैंने अभी भी बताया था, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। इस बंदे का आपने नाम याद रखा है ना, HCG क्या करता था बेटा, शाबाश, HCG क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, है ना। क्यों मेंटेन करता था, बिकॉज इसने बेटा किसको मिमिक किया, शाबाश, LH को मिमिक किया। क्लियर है ना बेटा। और जब ये बंदा कंट्रोल में रहता था, मतलब हेल्दी रहता था, तो ये किसको रिलीज करता था, और ये पता है, नजर रखो ध्यान से, जब ये वाला बंदा बेटा HCG, ठीक है, निकल कहां से रहा है, जल्दी, प्लेसेंटा से निकल रहा है ना। जब प्लेसेंटा बेचारा खुद वीक होना शुरू हो जाएगा, सुनो प्लीज, लिखो नहीं बेटा, जब प्लेसेंटा खुद वीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी खुद की लगी, भाई समझ रहे हो ना, उसकी खुद की बैंड बजी हुई है बेटा, तो वो HCG को ज्यादा निकालेगा कि कम निकालेगा, समझ आया ना। जब ये बंदा कम निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा मेंटेन होगा कि कम मेंटेन होगा, कम मेंटेन, सिंपल सी बात है ना। जब ये कम मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिक प्रोस्टेरोन के लेवल्स क्या होना शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ये समझ आया, ये क्लियर हो गया। तो जैसी ही मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जैसी मदर की बॉडी के अंदर प्रोस्टेरोन के लेवल्स क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। डिक्रीज इन द प्रोस्टेरोन लेवल्स एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड इज इंडिकेशन कि अब आने वाले समय में क्या होने वाली है, शाबाश, पार्चुरेशन होने। अरे सुना, कभी फीमेल जाती है ना 9वें महीने में डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर बोलता है ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन वेट करना है, ऐसे होता है ना डॉक्टर, या बोलता है 15 दिन वेट करना है।
तो डॉक्टर को कैसे पता चला भाई? 2-3 दिन या 15 दिन के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज वो चेक किसको करता है बेटा? लेवल्स ऑफ प्रोस्ट्रान। अगर प्रोस्ट्रान के लेवल अभी भी अच्छी खासी है तो मतलब अभी प्रोसेस अंदर से बर्थिंग का शुरू, लेकिन अगर ये डिप होना शुरू हो गई बेटा तो दैट मींस अब किसकी शुरुआत हो रही है बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश, ये समझ आया? आप नजर रखो ध्यान से। अब आपका वीक प्लेसेंटा और आपका फीटस, सुना ध्यान से, वीक प्लेसेंटा और फीटस ये अब रिलीज करना शुरू करेंगे किसको? शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, सीआरएच को बेटा, जिसको मैंने इधर मेंशन किया। समझ आया ना? तो पहले थोड़ा थोड़ा सा सीआरएच बच्चे ने रिलीज किया, जिस सीआरएच ने किसको वीक कर दिया? प्लेसेंटा को। एक बार प्लेसेंटा वीक हो गया तो अब वीक प्लेसेंटा प्लस बच्चा, बच्चा अलग चीज है, प्लेसेंटा अलग, ये दोनों मिलके किसको रिलीज करना शुरू करते हैं बेटा? समझ आया? यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब जैसे बेटा सीआरएच के लेवल्स, सुना ध्यान से, सीआरएच की लेवल्स मां की बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है तो सीआरएच क्या करता है बेटा? ये बॉडी के अंदर यूट्रस में जाके, बॉडी के अंदर यूट्रस में जाके एक लोकल हार्मोन को रिलीज करवाता है, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं बेटा, जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन। याद आया कुछ? मैंने बोला था सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, याद आया? वो क्या कराता था बेटा? जब सीमेन फीमेल के वेजाइना में आएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है? वेजाइना एंड यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है ताकि म्यूकस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और म्यूकस कॉन्ट्रैक्ट होगा स्पर्म को ऊपर जाने में क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। नहीं समझ आया? मैंने आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ाया था बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन कम, एलएच कम, एफएसएच कम, लेकिन एक बंदा ज्यादा था, वो कौन था? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्यों? बिकॉज़ उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करके जो अंदर से लाइनिंग फट रही है ना बेटा, उसको बाहर निकालने में क्या करता है? याद है सब कुछ की नहीं है? यहां पे भी कौन आएगा? सेम प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन इस प्रोस्टाग्लैंडिन को अभी रिलीज कौन करवा रहा है? बच्चा रिलीज करवा रहा है, प्लेसेंटा रिलीज करवा रहा है कि दोनों रिलीज करवा रहे? दोनों रिलीज करवा रहे। समझ आया ना? लेकिन ये जो दोनों को तैयार किए, सुना ध्यान से, ये जो दोनों को तैयार किया प्रोसेस ऑफ पार्टिशन को शुरू करने के लिए, वो मां ने शुरू किया कि वो बच्चे ने शुरू किया? वो याद है मैंने कुछ दिनों पहले आपको बोला था कि एक्चुअल में बच्चा ही खुद डिसाइड करता है कि मेरे को पैदा कब होना है बेटा, मां डिसाइड नहीं करनी, वो ऐसे ही होता है बेटा। बिकॉज सबसे पहले बेटा बच्चे की तरफ से क्या निकलता है? सीआरएच, जो वीक करता है बेटा, फिर वीकनिंग के बाद वीक प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा? और सीआरएच, तो दोनों मिलकर सीआरएच के लेवल को क्या करेंगे बेटा? बढ़ा देंगे। और जब दोनों बढ़ेंगे बेटा तो ये यूट्रस के पास दौड़ लगा के यूट्रस से बोलेगा कि भाई अब आप क्या रिलीज करो? प्रोस्टाग्लैंडिन। यहां तक तो समझ आ रहा है? यहां तक तो कोई मसला नहीं है। जब यूट्रस प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करना शुरू करेगा, कौन? यूट्रस प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज शुरू करना शुरू करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? यूट्रस की जो मायोमेट्रियम थी, याद है? एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सबको याद है ना? ये मायोमेट्रियम में हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, मतलब फीमेल को लगेगा थोड़ा थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का पेन हो रहा है। अरे समझ रहे हो ना? कभी कभी कुछ फीमेल्स को लगता है कि ये पेट खराब होने की वजह से पेन हो रहा है, ऑल्दो वो एक्चुअल में पेन बर्थिंग का होता है, वो बाद में पता चलता है जब पेन बढ़ने लगता है। अरे समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये बहुत हल्की पेन होती है जो फीमेल को बहुत ज्यादा फील, उसको लग रहा है शायद पेट में नॉर्मली कुछ दर्द हो शुरू हो गया बेटा, लेकिन इस पेन को शुरू कराने वाला कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। उसको रिलीज कराने वाला कौन है? सीआरएच। ये समझ आया? अब ये जो पेन शुरू हुआ तो पेन की वजह से यूट्रस बड़ा होगा कि छोटा होगा? अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर गया ना, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को हम नाम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बेटा। क्या नाम देते हैं? क्यों इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं? बिकॉज फीटस में ये जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन आने वाले समय में बड़ी होने वाली है। पहले हल्की हल्की थी, अब ये होने वाली क्या बेटा? बड़ी कॉन्ट्रैक्शन। जिन बड़ी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम धक्का मार के किसको बाहर निकालेंगे? बच्चे को बाहर निकालेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फीटल चलिए इजेक्शन। तो प्लीज ये दिमाग में एकदम क्लियर कर देना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पार्ट्रेशन नहीं है बेटा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरुआत है बेटा किसका? पार्ट्रेशन। नहीं समझ आया? ये क्लियर हो गया? अब आगे सुनो ध्यान से। तो हमने शुरू किया बच्चा, बच्चे ने निकाला सीआरएच, सीआरएच ने वीक कराया प्लेसेंटा, जिसकी वजह से प्रोस्टेरोन कम हुआ, और साथ में क्या हुआ बेटा? प्लेसेंटा एंड बच्चा दोनों मिलकर निकाल रहे सीआरएच, जिसकी वजह से निकला प्रोस्टाग्लैंडिन, उसकी वजह से शुरू हुआ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब मायोमेट्रियम क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहां तो समझ आया? जैसे ही मायोमेट्रियम में हल्की हल्की छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये सिग्नल मिल जाता है किसको? आपके दिमाग को। भाई अगर फीमेल के पेट में दर्द हो रहा है तो फीमेल को लगेगा मेरे को दर्द हो रहा है कि नहीं दर्द हो रहा है, मतलब ब्रेन को तो पता चल गया ना दर्द हो रहा है बेटा। ये समझ लो क्या बता रहा मैं? तो ब्रेन को जैसे ही पता चलता है कि फीटस के अंदर या फीटस के आसपास कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है बेटा, तो ब्रेन इस सिग्नल को पास ऑन करता है हाइपोथैलेमस को। किसको पास ऑन करता है?
हाइपोथैलेमस ये सिग्नल पास ऑन करता है पिट्यूटरी को, किसको, लेकिन किस पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। परसों तक हम पढ़ रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी, आज पहली बार कौन आया, ये समझ आ रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो, वेरी गुड बेटा, समझ आया ना। और वो वहां से बेटा पानी की तरह, समंदर की तरह बहाना शुरू कर देता है, किसको, ऑक्सीटोसिन को बेटा, समझ आया। अब ब्लड में बाढ़ आएगी किसकी, और आप सबको पता है बेटा ऑक्सीटोसिन फीमेल में दो ही जगह जाएगा, या तो मेमोरी ग्लैंड में जाएगा या तो यूट्रस में जाएगा। अभी मेमोरी ग्लैंड का कोई काम, तो फिर फाइनली कहां जाएगा, और यूट्रस में कहां जाएगा, 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं इस चीज को। यूट्रस में कहां जाएगा, मायोमेट्रियम में, बिकॉज मायोमेट्रियम के अंदर इसके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अरे पढ़ा है 11th में कि नहीं पढ़ा, घंटा कहां पढ़ा, ये समझ आया। मायोमेट्रियम में जाके ये, सुनो ध्यान से, मायोमेट्रियम में, सुनो बेटा, मायोमेट्रियम में जाके ये क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम की लेवल्स को, समझ आया ना। और कैल्शियम क्यों इंक्रीज करेगा, जल्दी 11th याद करो, बिकॉज कैल्शियम ही जरूरी होता है किसके लिए, याद आया कि नहीं है, मतलब ऑक्सीटोसिन। सुनो बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में गया और वो खुद मसलों को ऐसे ऐसे करा रहा है, उसका ऐसा, समझ रहे हो ना, ऑक्सीटोसिन का ऐसा कोई काम नहीं है। ऑक्सीटोसिन का बस इतना काम होता है कि सेल के ऊपर जाएगा, सेल के अंदर बेटा जाके ये कैल्शियम के दरवाजे खोलेगा और कैल्शियम को रिलीज करवाएगा बेटा। और एक बार कैल्शियम की लेवल्स बढ़ेंगी तो थोड़ा मसल कॉन्ट्रेक्शन को याद करो बेटा, ट्रोपोनिन याद है ना बेटा, वो उसको हटा देगा बेटा। कौन सा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब ट्रोपोनिन सी हटेगा तो ऑटोमेटिकली मसल कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, अब मसल कॉन्ट्रेक्शन बढ़ती है बेटा, नहीं समझ आया ना। लेकिन ये मसल कॉन्ट्रेक्शन, ऐसे सुनो ध्यान से, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन एक साथ नहीं बढ़ती है, ये बढ़ेंगी फिर दोबारा कम हो जाएंगी। रीजन क्या है बेटा, ये बढ़ेंगी फिर दोबारा कम हो जाएगी। रीजन इसके पीछे क्या है, बिकॉज मसल कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है बेटा, कॉन्ट्रेक्शन के बाद दोबारा रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन के बाद दोबारा, समझ। तो फीमेल को ये पेन एक साथ फील नहीं होता है, उसके पेट पे एकदम पेन की लहर में दौड़ेगी और फिर पेन खत्म हो जाएगा, फिर अगेन पेन दौड़ेगी, फिर अगेन। लेकिन हर बार का जो पेन होता है ना वो पुरानी पेन से ज्यादा होता है। रीजन क्या है, बिकॉज हर बार जब कॉन्ट्रेक्शन होगा ना तो मोर कॉन्ट्रेक्शन विल रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन एंड मोर ऑक्सीजन विल कॉज मोर कॉन्ट्रेक्शन, समझ आया ना। और इसी पेन को बाद में लेबर पेन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं। और लेबर पेन ऐसे समझो, लेबर पेन क्या करता है, यूट्रस को इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि पहले अगर यूट्रस इतना बड़ा था ना, अब कॉन्ट्रेक्शन से एकदम, अरे समझ रहे ना। और जब ये छोटा हो जाएगा तो अंदर का जो म्यूकस है ना वो किसको धक्का देगा, बच्चे को धक्का देगा। कहां की तरफ, सर्विकल कैनाल की तरफ बेटा, नहीं समझ आया। सर्विकल कैनाल बच्चे को कहां की तरफ धक्का मारेगा, वेजाइना की तरफ। लेकिन वेजाइना के पास बेटा आप सबको पता है एक बून बैठा हुआ है, जो बून बहुत हार्ड है बेटा, और हार्ड बून को हम ऑक्सीटोसिन से हिला नहीं सकते। जिस बून का नाम क्या था बेटा, जल्दी जल्दी, इनोमिनेट बून्स बेटा, पढ़ा है मैंने, याद है ना। इनोमिनेट बून्स बेटा जो 3 से बनती थी, क्या क्या, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, नहीं बताया कि नहीं बताया। ये एक बून है, इस पूरी बून का नाम इनोमिनेट है, लेकिन ये 3 हिस्सों की बनी है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, याद आया। और प्यूबिस जुड़ती है आगे जाके एक कार्टिलेज है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके अंदर से क्या निकलता है, बर्थिंग कैनाल निकलता है। तो बच्चा इस दीवार तक तो पहुंच चुका है ना, यहां तक हमने मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन से काम करा है। लेकिन अब यहां पे कौन है बेटा, बोन। भाई बोन को थोड़ी हम ऑक्सीटोसिन से बड़ा कर सकते हैं, नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। अब इस बोन को बड़ा करने के लिए बेटा एक हार्मोन हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, ठीक है ना, जिस हार्मोन का नाम है बेटा शिबाश, वेरी गुड, जिस हार्मोन का नाम है शिबाश रिलैक्सिन बेटा, समझ आया। तो ये रिलैक्सिन क्या करता है बेटा, ये रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस की कार्टिलेज के पास जाता है, कहां जाता है, और उस कार्टिलेज को सॉफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, जब कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाएगी, बच्चा अंदर से प्रेशर डाल रहा है बेटा, तो ऑटोमेटिकली 2 प्यूबिक बोन्स नजदीक आएंगे कि दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बर्थिंग कैनाल का साइज बढ़ेगा और बच्चा क्या आएगा, बाहर आएगा। नहीं समझ आया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, कभी कभी फीमेल्स के बच्चे की साइज ज्यादा होती है, मतलब साइज में बच्चा ज्यादा है, और हम प्यूबिक सिम्फाइसिस को इतना भी नहीं बढ़ा सकते बेटा कि मतलब एक प्यूबिक उधर पहुंच गई दूसरी इधर पहुंच गई बेटा। तो दैट मीन्स यहाँ पे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा, तो ऐसे केस में बच्चा को पैदा करने के लिए बेटा फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, सिजेरियन करना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है, समझ आया ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्थिंग प्रोसेस बेटा, डन है, आई होप क्लियर हो गया। तो पढ़ लेते ऊपर से इसको, बस ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है बेटा, ठीक है। तो पढ़ो ऊपर क्या लिखा, एट द एंड ऑफ प्लेसेंटा बिकम्स, और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाए, कम, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस, चलिए वीक, दोनों क्या रिलीज करते हैं, वेरी गुड, जिसकी वजह से इंक्रीज होंगी क्या,
प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल्स बेटा, जो क्या कराती है, यूट्रस में थोड़ी थोड़ी मसल कॉन्ट्रेक्शंस करा, समझ आया ना। माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन इन यूट्राइन मसल को ही हम क्या बोलते हैं, फीटल, यानी ये शुरुआत करता है किसकी, पार्टिशन, समझ आया। और इसी समय बेटा बोला जाता है वाटर ब्रेक हो गया, बोल सुना है ना, वाटर ब्रेक मतलब पानी ब्रेक हो गया, पानी निकल गया। वो पानी एक्चुअल में क्या होता है, म्यूकोस होता है, जो कहां जमा हुआ है, यूट्रस में जमा हुआ है बेटा, समझ आया ना। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ जो जो निकालेगा, और ये क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाएगा। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होंगी, और कैल्शियम के लेवल से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा या इंक्रीज्ड एफिशिएंसी होगी बेटा, समझ आया ना। और फाइनली दोनों मिलके बच्चे को क्या करवाते हैं, बाहर ले आते हैं बेटा, समझ आई बात। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं शबाज, दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शबाज, दिस इज कॉल्ड एज पार्टिशन। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब नजर रखो ध्यान से बेटा, कुछ बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, ये सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे या कुछ फीमेल के अंदर कभी कभी बच्चे जो है ना बेटा, वो पूरे 9 महीने पैदा नहीं होते हैं, वो 7 महीने में पैदा हो गए, या 8 में ही पैदा हो गए, या 8.5 में ही पैदा हो गए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, वो जरा नजर रखो ध्यान से, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बर्थिंग का प्रोसेस एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन के हाथ में नहीं है, बर्थिंग का प्रोसेस एक्चुअल में प्रोस्टाग्लैंडिन के हाथ में नहीं है, बर्थिंग का प्रोसेस एक्चुअल में किसके हाथ में बेटा, समझ आया ना। और सीआरएच फीमेल्स की बॉडी बिना बर्थिंग के भी रिलीज करती है। सीआरएच हार्मोन जो है ना, ये हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में अभी भी रिलीज हो रहा है, चाहे बर्थिंग हो रही है या, लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर सीआरएच की कंसंट्रेशन जो है बेटा, वो बर्थिंग से पहले ऑलरेडी क्या है बेटा, ज्यादा है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, या फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं है, फीमेल के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं चल रहा है, लेकिन इस फीमेल के अंदर जन्म से ही, समझ रहे हो ना, जेनेटिकली बेटा सीआरएच की लेवल पहले से क्या है, ज्यादा है बेटा, समझ रहे हो ना। जब इस ज्यादा सीआरएच के साथ कौन जुड़ेगा बेटा, कौन जुड़ेगा, सीआरएच ऑफ, जल्दी फीटस जुड़ेगा। तो ये थ्रेशोल्ड पे जल्दी पहुंचेगा कि बाद में पहुंचेगा, भाई जब ये थ्रेशोल्ड पे जल्दी पहुंचेगा तो ऐसी फीमेल का बच्चा जल्दी पैदा होगा कि लेट पैदा होगा, जल्दी पैदा होगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी फीमेल का बच्चा 7, 7.5, 8 महीने में पैदा हो रहा है ना, उसके रिपीटेड बच्चे सेम फ्रीक्वेंसी पे पैदा होंगे बेटा। रीजन क्या है, बिकॉज उस फीमेल के अंदर सीआरएच की लेवल्स क्या है, पहले से ही ज्यादा है, समझ आया ना। अब डॉक्टर फिर क्या करते हैं बेटा, अगर ऐसा किसी फीमेल में देखने को मिलता है, बिकॉज आजकल हमारा साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, तो वो उसको कुछ ऐसी दवाई देते हैं कि वो फीमेल की बॉडी में सीआरएच लेवल, जो अपनी सीआरएच लेवल्स है, वो क्या करके रखते हैं, कम करके रखते, ताकि डेवलपमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए बेटा, समझ आया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो एक बार मेरे लिए इसको रिपीट करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जल्दी जल्दी। तो कैसे एक बच्चा पैदा होता है बेटा, आप बताओ, कैसे एक बच्चा पैदा होता है, बैठ के बताओ, शुरुआत से बताना जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। बच्चे ने सीआरएच रिलीज, प्रेगनेंसी 9 महीने के आसपास पहुंची, अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें, 9 वाले की बात करें, ठीक है ना। तो जैसे प्रेगनेंसी के दिन नजदीक पहुंच जाते हैं, तो बच्चे की बॉडी से सीआरएच बनना शुरू हो जाता है। माँ में तो पहले ही से ही सीआरएच है, माँ को मैं भी टच भी नहीं कर रहा, ठीक है, वो अलग से चल रहा है, लेकिन बच्चा पहली बार सीआरएच बनाना शुरू करेगा। तो ये सीआरएच जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है, माँ में तो ऑलरेडी कुछ सीआरएच है ही बेटा, तो दोनों मिलकर थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे, और अगर ये थ्रेशोल्ड पे दोनों मिलके पहुंचे बेटा, तो ये सीआरएच प्लेसेंटा के पास जाके प्लेसेंटा को क्या करवाता है, लूज कराता है, मतलब डेसिडुआ एंड कोरियन को क्या कराता है, सेपरेट कराने की कोशिश करता है। ये समझ आया। तो अब क्या होता है कि लूज प्लेसेंटा भी अपने साइड से क्या बनाना शुरू करता है, सीआरएच। तो बच्चे का सीआरएच और लूज प्लेसेंटा का सीआरएच दोनों मिलके बेटा क्या कराते हैं, सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन के लेवल डिक्रीज कराते हैं, एंड दूसरा वो यूट्रस के आसपास जो मसल्स ऑफ यूट्रस है, मायोमेट्रियल मसल्स है बेटा, उनके आसपास एक हार्मोन को रिलीज कराना शुरू करती है, जिस हार्मोन को हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। सिंपल है बेटा, समझ आया ना। तो मतलब शॉर्ट में सीक्वेंस ऐसे याद रखना, पहली लाइन में आएगा वीक प्लेसेंटा,
नीचे आएगा लेस प्रोजेस्टेरॉन, उसके नीचे आएगा वीक प्लेसेंटा प्लस शाबाश फीटस, उसके आएगा मोर सीआरएच या थ्रेशोल्ड सीआरएच, ठीक है ना, उसके नीचे आएगा मोर प्रोस्टाग्लैंडिन अराउंड यूट्राइन मसल्स। समझ आया? तो जब यूट्राइन मसल्स के आसपास प्रोस्टाग्लैंडिन आता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन मसल को हल्का सा, लेकिन ये हल्की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉब्लम करती है बेटा, बिकॉज जब ये हल्की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बच्चा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बच्चा, वो बोल रहा है बच्चा ऊपर जाएगा, मतलब मुंह से बच्चा पैदा होता है क्या? हाँ, बुलाना इसको फैसिलिटी मैनेजर को, एक बार बुलाओ ना इसको, एक बार जल्दी जल्दी जल्दी। और तुम क्लास में नहीं हो गया तो क्या नेबर की फेरा क्लास ना होंगे ठीक। बच्चा भाई, बच्चा थोड़ी ऊपर जाएगा जब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, यूट्रस का शेप तो याद है ना, तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो बच्चे को नीचे की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ? नीचे कौन है? सर्विक्स है। तो बच्चे के नीचे जाने से, ऑल्दो बच्चा पूरा नीचे नहीं गया बट प्रेशर नीचे जा रहा है ना, तो सर्विक्स, अरे बोलो जल्दी, सर्विक्स डायलेट होगा बेटा। समझ आया? यानी प्रोस्टाग्लैंडिन की निकलने से दो काम ऐसा होते हैं, पहला बच्चा नीचे जाना शुरू करता है और दूसरा उससे डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। ये समझ आया? अब जब बच्चा नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बेटा एक मिनट चलो, शाबाश। जैसे डायलेशन सर्विस हुआ तो ऑटोमेटिकली बेटा इस कॉन्ट्रैक्शन की बात कहां तक पहुंच जाती है? हाइपोथैलेमस, वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा वो दो काम करेगा, पहला वो प्रोस्टाग्लैंडिन को और ज्यादा बढ़ाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन के बढ़ाने से मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ना पड़ेगा ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन बिना कैल्शियम के कभी भी बढ़, तो वो ऑटोमेटिकली किसको रिलीज करवाएगा? इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया क्लास 11th की केमिकल कोऑर्डिनेशन में। अगर वो अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, वो एक बार प्लीज देख लेना बेटा, ठीक है ना। वहां मैंने पूरा एक यूट्राइन सेल को बाहर निकाला है और उस यूट्राइन सेल के अंदर कैसे कैल्शियम को बढ़ाया जाता है वो मैंने उधर आपको पढ़ा दिया बेटा। दिस मच इज डन। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो चिपका लो दिमाग में जल्दी जल्दी इसको, एनसीईआरटी की लाइनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? जल्दी जल्दी शाबाश। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट, शाबाश, इज अबाउट 9 months बेटा। समझ आया बच्चा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड एज gestation period. Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus बेटा। अरे क्लियर है? तो ये वर्ड याद नजर रखो ध्यान से, ये वर्ड याद रखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। पार्ट्रेशन रिप्रेजेंट्स डिलीवरी ऑफ एम्ब्रियो, डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग, डिलीवरी ऑफ फीटस, नन ऑफ द अबो या ऑल ऑफ द अबो। तो आप याद रखो डिलीवरी ऑफ फीटस को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज, समझ आया बच्चा? नेक्स्ट बेटा, पार्ट्रेशन इज इंड्यूस्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट्रेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बेटा। ये जरा नजर रखो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जरा ये समझा मेरे को, ये क्या लिखा है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बेटा। समझ आया? बिकॉज हाइपोथैलेमस जो है ना बेटा, वो खाली ग्लैंड नहीं है, वो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है बेटा। अरे याद है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज नॉट अ प्योर ग्लैंड, इट इज न्यूरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ग्लैंड बेटा। बिकॉज मैंने जब ब्रेन पढ़ाया था आपको, ब्रेन के अंदर हमने डायंसफिलॉन में हाइपोथैलेमस की बात करी थी। याद आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? समझ आया ना? तो अगर यहाँ पे कोई भी काम चलेगा बेटा, वो खाली ग्लैंडुलर नहीं होगा, उस ग्लैंड को एक्टिवेट कराने के लिए कौन आएंगे? न्यूरॉन्स आएंगे। ये समझ रहे हो ना? जो न्यूरॉन्स आके बेटा इन ग्लैंडुलर सेल्स को क्या बोलेंगे कि आपको ये हार्मोन रिलीज, नॉर्मली क्या होता है
कि ग्लैंड 1 एंड ग्लैंड 2 अगर है, ग्लैंड 1 से हार्मोन निकल के ग्लैंड 2 को बोलता है कि आप भी हार्मोन रिलीज करो। ये हो गया प्योर एंडोक्राइन मैकेनिज्म। लेकिन हाइपोथैलेमस में ऐसा नहीं है बेटा। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलता है ना, वो किसी ग्लैंड के हार्मोन की वजह से नहीं निकलता, वो सीधे ब्रेन के न्यूरॉन या नर्वस मैकेनिज्म से निकलता। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना? नहीं, न्यूरोसेक्रेटरी तो अलग बात है। यहाँ पे हार्मोन जो है ना बेटा, वो किसी सिक्रीशन से नहीं निकलता है, वो सीधे किससे निकलता है सुभाष? मैसेज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम से निकलता है। नहीं समझ आ रहा है? तो इस वजह से इस मैकेनिज्म को हम क्या बोले? एंडोक्राइन एंड न्यूरो एंडोक्राइन। बिकॉज यहाँ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है, और हाइपोथैलेमस बेटा खुद क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, या न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है बेटा। नहीं समझ आया? आगे बढ़ते बेटा। द सिग्नल फॉर पार्टुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जरा यह ध्यान से पढ़ो बेटा, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, शाबाश, समझ आया ना बेटा? आगे पढ़ लो बेटा। एंड, जल्दी जल्दी, एंड द, अगेन कौन? सीआरएच बेटा। अरे समझ आया? यानी सिग्नल ऑफ पार्टुरेशन, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, वो मैसेज सबसे पहले किससे आती है? फीटस से आते हैं। फिर किससे आती है? प्लेसेंटा से आती है बेटा। और दोनों की मैसेज क्या है? सीआरएच। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते बेटा। विच इंड्यूस, और इन माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जिनको एक्चुअल में कौन कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है। समझ आया? आगे बढ़ते बेटा। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ, अब इन थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कौन रिलीज होगा? फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना बेटा, ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, कि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ड्यूरिंग द पार्टरी, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ फीटल एंड मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ना तो समझा। लेकिन सीआरएच के बारे में पूछा जाए, उसमें बोथ आएगा बेटा। समझ आया मैंने क्या बोला? प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पूछा जाए, उसमें खाली मैटरनल आएगा बेटा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पूछा जाए, उसमें खाली मैटरनल, बोथ नहीं बेटा, उसमें खाली मैटरनल आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर हो गया? तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स, समझ आया? यानी हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऑक्सीटोसिन की लेवल कम नहीं होगी, वो और ज्यादा हो जाए, यानी और पेन बढ़ेगा बेटा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द एंड continues, resulting in the stronger and stronger. This leads to expulsion of the out of the uterus through birth canal. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टुरेशन बोलते हैं। समझ आया ना? Soon after the birth, infant is delivered. The placenta is also expelled out of the, यानी यहाँ पे याद रखना बेटा कि मैमलियन फीमेल्स के अंदर दो चीजों का जन्म होता है। मैमलियन फीमेल्स के अंदर दो चीजों का जन्म होता है। पहला जन्म होता है फीटस का, दूसरा जन्म होता है प्लेसेंटा का। नहीं समझ आया? यानी प्लेसेंटा का भी जन्म है और फीटस का भी जन्म है बेटा। प्लेसेंटा भी बाहर आता है एंड, अरे समझ आया ना? मैंने जब आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन द फीमेल्स ऑफ डैश प्राइमेट्स। याद आया ना? नॉन प्राइमेट्स के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सुनो ध्यान से, नॉन प्राइमेट्स के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन नॉन प्राइमेट के मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोला जाता है, उसको एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? OESTROUS। एस्ट्रस साइकिल is also the menstrual cycle that occurs in females of dash non primates। समझ आया ना बेटा? और वहां पे नॉर्मली हमें एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा भी देखने को नहीं मिलता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया खत्म। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर जरा कर लो। मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है, और बच्चे को पैदा करने के डॉक्टर फीमेल को इंजेक्शन देता है, तो आपके हिसाब से वो इंजेक्शन क्या होगा? ऑक्सीटोसिन होगा बेटा। अरे समझ आया ना बच्चा? आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लो भाई, ये फालतू चीज है। बच्चा पैदा हो गया, उसको दूध पिलाना है, तो दूध पिलाने के लिए हमें दूध बनाना पड़ेगा। दूध बनाने की प्रोसेस को लैक्टेशन बोला जाता है। अरे क्लियर है ना बेटा? लैक्टेशन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन करवाता है। याद आया? और फिर दूध को बाहर निकालना, जब बच्चा निपल्स को सक करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन बेटा। और पहला दूध जो मां की बॉडी से बाहर आता है, वो हाईली न्यूट्रिशियस दूध होता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? शाबाश, उसको प्रोलैक्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या कोलेस्ट्रम बोला जाता है बेटा। समझा? ऐड आता है माँ का पहला दूध, बच्चा था ऐड आता है रेडियो वीडियो पे पुराने जमाने, तो माँ का पहला दूध है ना, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, बिकॉज इट इज हाईली न्यूट्रिशियस बेटा। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। कोशिश बेटा अगर बना ये गाँव से प्रसान गाँव में पसा फूह बनावा, फूह सुना है कभी बेटा? तो वो फूह क्या होता है? वो कोलेस्ट्रम होता है बेटा, जो एक्चुअली में हमको नहीं खाना चाहिए। वो हम जुल्म कर रहे हैं बेटा, किसके ऊपर?
जल्दी रेशो जो गाय का बेबी होता है, बिकॉज वो गाय कोलेस्ट्रॉल अपने बेबी के लिए बनाती है, वो रिश्तेदारों के लिए। अरे होता है ना ऐसे कि हम फिर वो बेचारे है कि नहीं, हम वो पूरा दूध निकालते पत फू बना पत फिर महालस बगरावन मलाम डंडूरा पीटते कि हमारी गाय ने बच्चा दिया। उतना डंडूरा इंसान के बच्चे का नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, बिकॉज दैट कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय द मदर ओनली फॉर हर बेबी बेटा, या हिज बेबी बेटा, समझ आया ना? तो इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा। क्लियर हो गया? तो ये पढ़ लो फटाफट से, क्या लिखा जल्दी जल्दी। द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडर को डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग, तो फटाफट से बताइए डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन करेगा? ये डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन करेगा? कौन? अरे अभी तो बताया सीआरएच, बोला ना अभी बेटा, सॉरी सीआरएच नहीं, एचपीएल बेटा, सॉरी एचपीएल बेटा, समझ आया ना? अभी मैंने पढ़ा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराता है बेटा, तो वो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे। यानी प्रेगनेंसी के दौरान मतलब 9 महीने के दौरान फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंशिएट, मतलब उनका साइज बढ़ेगा, उनकी मैच्योरेशन बढ़ेगी बेटा। तो वो किसकी वजह से होता है? एचपीएल की वजह से होता है। क्लियर है? इसकी मैं एक कहानी बताऊंगा अभी, हॉलीवुड वाली कहानी, बट थोड़ा वेट करना। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टिंग। इसको भी मैंने क्लास 11th के अंदर पढ़ाया है कि लैक्टेशन कैसे होता है, माँ की बॉडीज में मिल्क कैसे बनता है बेटा। अनफॉर्चुनेटली आपने वो वीडियोस नहीं देखे, कहाँ थे बताना जरा, मिल्क कैसे बनता है वो देखो यार, वो वीडियो मैं सच में लाइफ में कभी नहीं देखने मिलेगा, ऐप से देखो, मैंने पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया फॉर्मेशन मिल्क वहां पे। चले कोई नहीं, आगे बढ़ते। दिस हेल्प्स द मदर, चलिए दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द newborn. The milk produced during the initial few days of the is called as, नीट में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इस साल इंशाल्लाह डिजीज वाले चैप्टर में बेटा, समझ आया ना? बच्चे के आसपास अपनी बॉडी में पहले ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत नहीं होती, बट बच्चे की बॉडी के अंदर जब माँ का दूध जाता है बेटा, माँ का मिल्क जाता है, इस मिल्क के अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम IgA बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और ये बच्चे को क्या करती है शबाश? रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लियर हो गया ना? हाँ क्या बता रहे हो? बोलो 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 शबाश, जोर से बताओ। एंटीबॉडी है ना बेटा, ठीक है? एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है बेटा, समझ बिका हमारी बॉडी में वही चीज डाइजेस्ट होगी जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा बेटा? एंजाइम होगा, लेकिन एंटीबॉडी के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं है बेटा। ये क्लियर हो गया ना? यहां तक आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, बेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय फॉर ब्रिंगिंग अप द बेबी बेटा। यानी डॉक्टर बोलते हैं कि शुरुआत वाले दिनों में बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बेटा, बिकॉज माँ का दूध बच्चे के लिए शुरुआत वाले दिनों में क्या करता है? वह बूस्टर का काम करता है, बिकॉज ये उसकी हेल्थ, उसकी एनर्जी, उसकी इम्यूनिटी को क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है। अगर आप उसको डिब्बे वाला दूध पिलाओगे, खैबर वाला दूध, खैबर है ना, ICB होता है, गाय वाला दूध पिलाओगे, ऑल्दो वो भी न्यूट्रिशियस है, बट वो दूध बेटा उतना न्यूट्रिशियस नहीं है जितना कौन सा दूध है? बच्चे की खुद की माँ का दूध है बेटा। समझ आया? बचपन में जो लड़े फिर माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, माँ का दूध तो सबने पिया है बेटा, वो कौन है जिसने माँ का दूध नहीं पिया है? समझ आया? अब डिफरेंस है, किसी की माँ गाय है और किसी का विरका का डिब्बा है बेटा। विरका का डिब्बा भी तो किसी की माँ है ना बेटा जिसने दूध पिया है। तो आगे बढ़ते हैं। मिल्क सिक्रीशन बेटा कौन कराता है? ऑक्सटो। और मिल्क को फॉर्म कौन करवाता है? प्रोली। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ बेटा, डन है यहां तक? अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो बेटा। समझ आया? ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। रीजन ये बेटा, रीजन ये पिक्चर है बेटा, ठीक है? तो इसी पिक्चर को थोड़ा इजी करके हमने इधर बना दिया, इसको 2 मिनट लेंगे बताने में, इसके साथ ही चैप्टर आपका खुदा हाफिज हो जाएगा, ठीक है? ये आपका एम्ब्रायो बेटा, ठीक है? नजर रखो ध्यान से। तो ये रेड कलर जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको जरा प्लीज ध्यान से सुनना। ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला बेटा, तो ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जल्दी जल्दी, किसको बेटा? एम्ब्रायो, ठीक है ना? या ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेवलपिंग समझ आया? ठीक है ना? अब इस एम्ब्रायो में सबसे पहली चीज जो आप याद रखोगे बेटा, वो इसके एंड्स याद रखोगे। तो इसके 2 एंड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना? ये हो गया एंड नंबर 1 इधर से, और ये हो गया एंड नंबर 2 इधर से। दिख रहा है भाई? ये जो एंड मैंने इधर से बनाया ना बच्चा, ठीक है ना,
ये इसका पोस्टीरियर एंड है बेटा, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है ना। और ये जो एंड है बेटा ऑफकोर्स ये कौन सा होगा, ये है एंटीरियर एंड बेटा, क्लियर है बच्चा। फिर ये कौन सा हो गया, डॉर्सल, और ये कौन सा हो गया, नहीं समझ आया। तो मतलब अगर मैं इस नजर रखो, मान के चलो बेटा यहाँ माँ खड़ी है, ऐसे माँ ऐसे खड़ी है बेटा, ऐसे वो ऐसे देख रही है, उसकी बॉडी के अंदर ये फीटस में अगर आपको दिखा दूं तो कुछ नहीं करना है बेटा, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और इसको ऐसे मोड़ दूंगा और कहाँ चिपका दूंगा, मदर की बॉडी में चिपका दूंगा। नहीं समझ आया। तो मतलब अगर माँ की बॉडी के अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है ना बेटा, ठीक है ना, तो उसका कौन सा पार्ट एक्सपोज्ड होता है, जल्दी, उसका कौन सा पार्ट एक्सपोज होता है, डोर्सल पार्ट एक्सपोज होता है। वेंट्रल पार्ट हमेशा प्लेसेंटा की तरफ रहेगा बेटा। नहीं समझा मैंने क्या बोला, ये क्लियर हो गया। उसका हेड नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, उसका हेड हमेशा डाउनवर्ड्स रहता है और पैर अपवर्ड्स रहता है बेटा। नहीं समझ आई। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म बेटा सबसे पहले हेड बाहर आता है, पैर बाहर नहीं आते। क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे उल्टे हो जाते हैं, उनके पहले पैर बाहर आते हैं और डॉक्टर बोलता है कि जल्दी जल्दी सर्जरी करनी है, बिकॉज पैर बाहर अगर आ गए तो बेटा बच्चे के सफोकेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है बेटा। ऐसे बच्चे कभी कभी मरते भी है बेटा। अरे ये क्लियर हो गया। तो मैंने ऐसे नहीं बनाया इसको, मैंने मतलब उल्टा बना दिया इसको। ये तो क्लियर अंडरस्टैंडेबल है। अब नजर रखो ध्यान से बेटा। तो ये आपका एम्ब्रियो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है ना। ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया, जबाश ये उसका एंटीरियर। यहां तक तो समझ आया। अब इस एम्ब्रियो को बेटा माँ की बॉडी के अंदर सीधे यूट्रस में नहीं रखा जाता। बोला ऐसा नहीं है बेटा कि आपने किसी मदर का ऑपरेशन करो, अंदर बच्चा हंस रहा है, हाँ हम आ गए, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो माँ की बॉडी के अंदर बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा हम 4 प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंड दीज 4 प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स बेटा। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको मेम्ब्रेन, सुनो ध्यान से, बातें नहीं बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये मेम्ब्रेन्स दिखाता हूं कि कौन कौन सा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, क्या इसकी फंक्शन और कैसे बनाया जाता है, और फाइनली फिर मैं लास्ट की रिमेनिंग चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आपको यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है जल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, जिसमें एक लाइन का कलर ग्रीन है और दूसरी, चलो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये ग्रीन कलर वाली लाइन है और दूसरी लाइन कैसी है शबाश, व्हाइट कलर वाली, दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है बेटा, ये आउटर मोस्ट एमनियोटिक मेम्ब्रेन है बेटा। इसको हम नाम देते, सुना भी होगा आपने इसका नाम बेटा, सुना है इसका नाम, सुना है कि नहीं सुना बेटा, ठीक है। और जो अंदर वाला मैंने डॉट्स में बना दिया बेटा, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है बेटा, याद रहेगा। तो ये पढ़ लो जरा एक बार, क्या लिखा है, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बेटा। हाँ क्या हो गया अभी भाई, क्लास कैसे चलेगा, बच्चे को नहीं छोड़ सकते ना, आप खुद बताना क्या करें, क्यों, एक बार टीचर से बात करो जरा, देखो क्या बोलो। चलिए यहां तो क्लियर हो गया, नजर रखो ध्यान से बेटा। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट, उसके नीचे कौन सी है बेटा, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। अगर आपको इतना याद नहीं रहता तो एटलीस्ट मेसोडर्म याद रहना चाहिए, ये क्लियर है। अब ये जो 2 लेयर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने आपको समझाने के लिए इनको दूर दूर बनाया, ठीक है, ताकि आपको दोनों अलग अलग दिखे। बट रियलिटी में बेटा ये एक एम्ब्रियो के अंदर दूर, जल्दी दूर नहीं होती है बेटा, ये एक साथ चिपकी होती है बेटा। अरे समझ आया ना। और इन दोनों लेयर्स को जब एक साथ चिपक जाएंगी, इनको एक साथ बोला जाता है बेटा कोरियन। क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी शबाश। तो फटाफट से बताओ कि एम्ब्रियो के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, वो कौन सी है, समझ आया। और इसी कोरियन के ऊपर डेसिडुआ होता है, याद आया डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या था, जल्दी जल्दी यार, मेसोडर्म, डेसिडुआ क्या था बेटा, आउटर मोस्ट लाइनिंग थी बेटा, किसकी, एंडोमेट्रियम की, जो किसको कवर करती थी, पूरे के पूरे जाइगोट या एम्ब्रियो को कवर करती थी। याद आया, जल्दी याद आया। अब नजर रखो प्लीज ध्यान से बेटा, ये कोरियन तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, कोरियन इज मेड अप ऑफ, तो आंसर क्या आएगा, 2 लेयर्स बेटा, क्या क्या, ट्रोफोब्लास्ट एंड, और याद रखना ट्रोफोब्लास्ट होता है ऑन द आउटसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है ऑन द
इनसाइड। ये क्लियर हो गया। और इसको मैं फिर ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना, प्लीज नजर रखो ध्यान से बेटा, इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ ना फिर कि ये जो दो लेयर्स यहाँ पे ऐसी है बेटा, दिख रहा है ना, यही दो लेयर्स को हम क्या बोलते हैं शाबाश, कोरियन बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर मैं अगर आपको और एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, मुझे बताइए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो जो है बेटा, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो बेटा, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी है बेटा? कोरियन है। समझ आया ना? यहाँ ट्रोफोब्लास्ट नहीं आएगा बिकॉज ये अलग अलग नहीं, ये दोनों क्या है, आपको समझाने के लिए मैंने इनको पास पास बनाया हुआ बेटा। ये क्लियर हुआ पक्का? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, देखो जैसे आप सबको पता है बेटा बच्चा कैसे बना, माँ के जीन से बना और बाप के जीन से बना। विथआउट क्रॉसिंग ओवर बना कि विथ क्रॉसिंग ओवर बना? तो अगर विथ क्रॉसिंग ओवर बना है तो इस बच्चे की जो सेल्स है बेटा, क्या वो माँ बाप की जैसी सेल्स होंगी कि उनसे डिफरेंट होंगी? वो अनवा की हिंसन बलाय अरे भाई डिफरेंट होंगी ना। माँ का जेनेटिक मटेरियल मान के चलो ए था, कैपिटल ए, बाप का जेनेटिक मटेरियल कैपिटल बी था। बच्चे का क्या होगा बेटा? ए होगा, बी होगा कि ए बी होगा? शॉर्टकट में ऐसे समझा सो, यानी बच्चे के जीन्स माँ बाप के जीन्स के जैसे, बिकॉज उनके अंदर क्या हुई है बेटा? क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो अगर जीन्स एक जैसे नहीं है तो सेल्स का नेचर भी एक जैसा, सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हैं बेटा वो भी एक जैसे। अरे बात समझ, अगर वो एक जैसे होते बेटा तो हम माँ का या बाप का कोई भी ऑर्गन लगा के अपनी बॉडी में बेटा काम चला सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। ये समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लियर हो गया? तो अगर बच्चे की बॉडी की सेल्स माँ बाप की बॉडी की सेल्स के जैसी नहीं है बेटा, लेकिन अभी आप देखो बच्चा ग्रो कहां कर रहा है? माँ की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है। तो बच्चे के आसपास कौन सा इम्यून सिस्टम दौड़ रहा है? माँ का इम्यून सिस्टम दौड़ रहा है। तो क्या माँ का इम्यून सिस्टम पहचान पाएगा कि जो बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है बेटा ये अपना नहीं है? बिकॉज उसकी सेल्स अपनी जैसी नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम जो डिटेक्ट करेगा ना कि भाई ये बच्चा, उसको थोड़ी पता बच्चा क्या होता है। टी सेल को थोड़ी पता है भाई बच्चे, तो हमको पता है बच्चा क्या है। टी सेल जब ब्लड के अंदर से घूमेगी और उसको बच्चे पे नजर पड़ेगी और वो देखेगी कि एक चीज अंदर बॉडी में ग्रो कर रही है, माँ की बॉडी में, जो हमारे लिए माँ है बेटा, लेकिन टी सेल के लिए तो माँ नहीं है ना। तो वो डिटेक्ट करेगा कि ये बच्चे की सेल अपनी जैसी सेल, मतलब ये सेल्फ सेल है कि नॉन सेल्फ सेल है। और नॉन सेल्फ सेल्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है बेटा? जंग का ऐलान करता है कि नहीं करता है? तो मुझे बता माँ की बॉडी में जंग का ऐलान क्यों नहीं होता? होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ आया? होना तो चाहिए लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ वेरी गुड बेटा, समझ आया ना? और वो सप्रेशन का काम जो है ना बेटा, वो कौन करता है? कोरियन करता है। बात समझ रहे हो ना? तो कोरियन बेटा सुरक्षा कवच है। किसके बाहर? बच्चे के बाहर बेटा, या एम्ब्रियो के बाहर, जो क्या करता है कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है बेटा, जो माँ की एंटीबॉडीज को क्या करती है? सप्रेस करके रखती है, उनको बच्चे तक पहुंचने नहीं देती। अरे समझ रहे हो ना? तो मतलब ये एक तरीके से जो इसराइल का एरन डोम है ना, आपने सुना होगा, तो ऊपर से जो भी बॉम्ब वॉम्ब आते हैं वो इसी पे पड़ते हैं, बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ये याद रखना प्लीज। तो वो कौन सी एमनियोटिक लेयर है विच प्रिवेंट्स द बेबी फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ मदर बेटा? तो आंसर क्या है? कोरियन। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट चीज बेटा नजर रखो ध्यान से, नीचे आ जाओ एक बार, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। कोरियन की एक लेयर है जिस लेयर का नाम ट्रोफोब्लास्ट है ना बेटा, आउटर मोस्ट लेयर। नीचे जरा ध्यान से देख लो, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बना रहा है? दिख रहा है ना बेटा? कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने कुछ दिनों पहले क्या बोला था? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, ये है कोरियोनिक विलय, याद आया? और यही कोरियोनिक विलय बेटा मां के डेसिडुआ बैसिलस के साथ मिलके क्या बना रहा था? प्लेसेंटा बना रहा था। तो फिर मैं ऐसे भी बता सकता हूं ना, प्लेसेंटा कौन बना रहा है? चार मेम्ब्रेन में से कोरियन बना, और कोरियन में कौन बना रहा है? ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है, जो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था बेटा। ये क्लियर हुआ पक्का? ये सारी कहानी आप थोड़ी बहुत याद रखें कोरियन के बारे में। दिस मच इज डन। आगे बढ़े, अब थोड़ा अंदर आ जाओ बेटा। अंदर आके आपको कुछ और दिख रहा है? कोई और लेयर है? कलर मैंने वैसे अलग ही करने की कोशिश करी है ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको हो बेटा। दिख रहा है भाई? ये ना सेकंड वाली लेयर, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जिसकी अगेन आपको दो लेयर्स दिख रही है बेटा। ये है लेयर 1, कलर इधर ले आते हैं, है ना? और ये है लेयर 2 बेटा। सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ये जो आउटर लेयर है ना बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज दिस लेयर इज कॉल्ड एज, शाबाश, डन है भाई? ठीक है ना? और फिर मैंने उल्टा कर दिया, ट्रोब्लास्ट नहीं भाई, मेरे को क्लास करने दो यार, मैं भूल जाता हूँ।
एक मिनट रुक जाओ, मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ना बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज सोमैटोपिल्यूरिक, ठीक है ना, सोमैटोपिल्यूरिक, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश, पिल्यूरिक, शाबाश, एक्स्ट्रा, अरे जल्दी बोलो, अरे यहाँ पे लिखा है ना सेम बेटा, शाबाश, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश, मीजोडर्म। क्लियर है बच्चा? और अंदर वाली जो लेयर है जो आपको येलो में दिख रही है, ये लेयर है बेटा कौन? ट्रोफोब्लास्ट बेटा। सर क्लियर है कि नहीं है? अब जरा नजर रखो ध्यान से, ये जब दोनों लेयर्स मिल जाएंगी, ठीक है, डिब्बा शायद नहीं बनेगा इधर, बनेगा, नजर रखे ध्यान से, ठीक है। जब ये दोनों लेयर्स मिल जाएंगी बेटा, ये दोनों लेयर्स मिलके एम्ब्रियो का सेकंड एमनियोटिक लेयर बनाती है बेटा, और इस एमनियोटिक लेयर को हम नाम देते हैं, समझ आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर एम्ब्रियो की कौन होती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बेटा, तो आंसर क्या आएगा? एमनियॉन। फर्स्ट कौन सी होती है? कोरियन। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एमनियॉन एंड कोरियन सेम चीजों से बना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? नजर रखो ध्यान से, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था बेटा, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, वो इनसाइड है कि आउटसाइड है बेटा? मैं इधर लिख देता हूं, ये कैसे बेटा शिवाय, इट इज इनसाइड बेटा, क्लियर है? और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट कैसे है बेटा? यह है आउटसाइड, समझ आया? लेकिन यहाँ उल्टा है बेटा, दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला क्या है बेटा शाबाश? आउटसाइड है कि नहीं ये? और ये क्या है बेटा? इनसाइड। ये इसमें डिफरेंस है, समझ आया? तो एमनियॉन के अंदर, कोरियन के अंदर जो फॉर्मिंग लेयर्स होती है बेटा वो सेम होती है, बट उनके अंदर जो पैटर्न होता है, ठीक है ना, एंड पोजीशन होता है, वो दोनों क्या होती है बेटा? वो डिफरेंट होती है। ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो कौन सी एमनियोटिक लेयर है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द एम्ब्रियो बेटा, एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सेक, तो आंसर क्या आएगा? एमनियॉन आएगा बेटा। नजर रखो ध्यान से, ये कौन है? ये कौन है? एम्ब्रियो। हाँ भाई क्या हो गया? भाई ठीक है, नजर रखो ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूं, उसका आंसर कर देता हूं। ये कौन है ना? एम्ब्रियो से आप बाहर आ रहे हो बेटा, है ना? तो एम्ब्रियो से बाहर आते ही सबसे पहली लेयर जो आपको इधर दिख रही है बेटा, ये पूरी की पूरी लेयर क्या कहलाती है? तो मैं बता सकता हूं कि एमनियॉन वो लेयर है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द, जल्दी जल्दी शिवाश, एम्ब्रियो बेटा। अरे क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नीचे एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो की छत कौन बना रहा है? एम्ब्रियो का रूफ कौन बना रहा है बेटा? आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी शिवाश, एमनियॉन आएगा। समझ आया? इसके अलावा और एक बात याद रखनी, ये एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, ये ऊपर एमनियॉन दिख रहा है, तो एम्ब्रियो एंड एमनियॉन क्या करता है बेटा? ये एम्ब्रियो और ये एमनियॉन है बेटा, ये क्या करते हैं? ये एक वाटरी फ्लूइड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं शाबाश? वाटरी फ्लूइड रिलीज करते हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने फ्लूइड बनाया, इस वाटरी फ्लूइड को हम नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बेटा। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बेटा, याद रहेगा। और जिस कैविटी के अंदर ये है, दिख रहा है ये कैविटी है एम्ब्रियो एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में, इस कैविटी को हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी बेटा। जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। समझ आया? अब ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? पहले ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है भाई। माँ बैठेगी उठेगी, कभी पेट के बल लेट भी सकती है, कभी सीढ़ियों में ऊपर नीचे भी कर सकती है, तो बच्चे पे दबाव तो पड़ता रहेगा ना, लेकिन वो दबाव कभी भी बच्चे पे नहीं आता है, वो खत्म कहाँ हो जाता है? फ्लूइड में, जिस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड।
ये क्लियर है। दूसरा, बच्चा जो है बेटा वो हमेशा वेट रहना चाहिए, वो ड्राई, या अगर बच्चा ड्राई हो गया तो सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी। तो बच्चे को डेसिकेशन से कौन बचाता है? अब आप बोलोगे सर बच्चा डेसिकेट कैसे हो सकता है? भाई 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा मदर की बॉडी का भी है, लेकिन बच्चे के ऊपर बेटा उस 37 डिग्री का कोई फर्क, रीजन क्या है बेटा? बिकॉज उसके अंदर बेटा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर कौन करता है? एमनियोटिक, समझ आया ना। तीसरा, जब बच्चा बड़ा होगा इसमें पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, फिर बच्चा माँ की बॉडी के अंदर घूमेगा, जो आपने अभी पढ़ा बेटा, रोटेट करता मूव करता है, तो वो प्रॉपर घूमते समय बेटा कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता बच्चे को बेटा, उस चीज को भी मेंटेन कौन करता है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड करता है। समझ आया? तो ये दो मेजर मेम्ब्रेन्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। यहां तो क्लियर हो गया। अब नीचे और दो मेम्ब्रेन्स है, जो ये वाला कलर है और ये वाला कलर है बेटा। पहले मेरे को पता, यहां तक तो समझ आया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आपको दोनों मेम्ब्रेन्स पाउच के जैसे दिख रहे ना। अब इसमें से कौन सा पाउच क्या है, उसके लिए आपको बेटा फीटस या एम्ब्रियो की पोजीशन याद रखनी है। एंटीरियर साइड कौन सा है और याद रहेगा। तो सबसे पहले नजर रखो कि वो पाउच बेटा जो एम्ब्रियो के अंदर, मैं यही कलर यूज करता हूं, वो पाउच बेटा जो एम्ब्रियो, इधर मैं नाम भी लिख दूंगा, वो पाउच बेटा जो एम्ब्रियो के अंदर टुवर्ड्स पोस्टीरियर साइड होता है। दिख रहा है ना, ये पोस्टीरियर साइड की तरफ है, जल्दी ये पोस्टीरियर की साइड। इस पर्टिकुलर पाउच को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एलन ट्वाइस नाम देते हैं। दिख रहा है दूर से कि नहीं दिख रहा है? दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एंड ऑन पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो बेटा, जो पोस्टीरियर एंड की तरफ होगा, इस पोस्टीरियर पाउच को हम क्या नाम देते हैं? एलन ट्वाइस नाम देते हैं। याद रह गया बेटा। अब एलन ट्वाइस भी दो मेम्ब्रेन्स का बना है, उसका नाम जरा ध्यान से सुनाओ, ठीक है। दिख रहा है यहां पे भी मैंने ऐसे डॉट डॉट बनाया है बाहर। ये जो बाहर वाली लाइनिंग होती है बेटा, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये जो बाहर वाली लाइनिंग होती है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज प्लेनको दिख रहा है, ये प्लेनको प्लूरिक, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बेटा। याद रहेगा? जल्दी याद रहेगा ना बेटा। और इसके अंदर आपको और एक लेयर दिख रही है, चलो सेम कलर ही मैं ले लेता हूं, ये वाली दिख रहा है ना, अंदर से और एक लेयर है, और ये लेयर जो है बेटा दिस इज एंडोडर्म बेटा। डिफरेंस समझ आया? ऊपर था मीजोडर्म और यहां पे अब क्या आया, और इन दोनों लेयर से मिलके जो एमनियोटिक लेयर बनती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एलन ट्वाइस बोलते हैं। जिसका ह्यूमंस में खास कोई रोल वोल नहीं होता है, बट बाकी एनिमल्स के अंदर इसका रोल है बेटा। समझ आया? अब कौन बचा? चलिए बचा ना, ये वाला बचा, दिस वन। इसको हम, ये किस साइड में? वेरी, इसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं, जिसको आप कुछ दिनों पहले पढ़ भी चुके हो बेटा। याद आया कुछ? यही वो सैक है बेटा जो क्या बनाएगा? चलिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, जो इधर से निकल के कहाँ आएगी? एम्ब्रियो के प्रिमेटिव गोनेड्स में आएगी, जिनको हम ओवरीज बोलते हैं बेटा। याद है कि नहीं है? अब यहां पे भी आपको दो लेयर दिख रही है, जल्दी जल्दी भाई, दिख रही कि नहीं दिख रही? ये है एक आउटर लेयर, ये है एक आउटर लेयर, और ये शबाश एक, जल्दी जल्दी शबाश, तो बताओ फटाफट से नाम आउटर लेयर का। सेम ही है बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी शबाश। द प्लेनकोप्लूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक शबाश, मीजोडर्म, ठीक है। और ये क्या है? क्लियर हो गया? और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अब इसका हमारी बॉडी में ज्यादा रोल तो नहीं है बेटा यॉर्क सैक का, बट बाकी एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है, बिकॉज बाकी एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर एग्स बनते हैं, वहां पे इसी के अंदर क्या स्टोर किया जाता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू, यॉर्क, जो बच्चे की डेवलपमेंट में क्या करती है? मदद करती है। बट हम में ऐसा, बिकॉज हम सीधे कनेक्ट किससे करते हैं? मां से, थ्रू प्लेसेंटा। तो हमारा खाना कहां से आएगा? मां से। तो यॉर्क सैक का ज्यादा काम, जल्दी जल्दी, यॉर्क सैक का ज्यादा काम, बट ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में इन फीटल स्टेज। वो क्या होता है? जल्दी जल्दी, वो क्या है बेटा शबाश? ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। याद आया?
वेरी गुड बेटा, हीमोपोएसिस। समझ आया? अब यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही होगी, नजर रखो, ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये पूरा एम्ब्रियो। यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बेटा। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया बेटा, फिनिश, डन है। तो चिपकाओ जल्दी जल्दी दिमाग में। Formed by trophoblast on the outside and somatopleuric extraembryonic mesoderm on the inside. Clear है बच्चा? Outermost membrane of embryo and covers whole embryo and later because embryo बाद में क्या बनेगा? Fetus, तो ये embryo को भी कवर करता है और fetus को भी कवर करता है। ये क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, कोरियन इवेंचुअली फॉर्म्स, इसलिए हमारे प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। अच्छा, हमारे प्लेसेंटा को बोला जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, क्यों? ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। डिस्कॉर्डियल प्लेसेंटा, क्यों? बिकॉज गोल आक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। एंड कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों? तो मतलब प्लेसेंटा एक ही है बट प्लेसेंटा के नाम अलग अलग है बेटा, समझ आया ना? बेस्ड ऑन इंटिमेसी विद द ब्लड, बेस्ड ऑन शेप एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहां से हुआ है बेटा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट बेटा, इट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द मैटरनल इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स बाय secreting proteins that block antibody production of the mother, promotes production of T lymphocytes that suppress the normal immune response in the uterus, also produces HCG। जाने भाई, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शाबाश। amnion, as the amniotic cavity enlarges, a thin protective membrane, the amnion develops from epiblast, ये याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, amnion forms roof of amniotic cavity. Amnion covers embryo and between embryo and amnion is present a cavity called, and this cavity is filled by fluid secreted by and membrane known as, समझ आया ना, जो एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। amniotic fluid serves as a shock absorber for fetus, helps to regulate fetal temperature, helps to prevent desiccation बेटा। क्लियर है भाई? लास्ट वाला बेटा, formed by somatopleuric extra embryonic mesoderm plus, क्लियर है? डन है? इसके साथ आपका